नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में कोरोना से जुड़ी सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। देश और दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट और साइंटिस्ट के साथ इंटरव्यू करते हैं जो कोरोना से जुड़ी शंकाओं को दूर करते हैं और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। ये ऐसा वक्त है जब अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलती हैं। हमारा मकसद आपको ऐसी अफवाहों से दूर रखकर जागरूक करना है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। आज आपको बता दें कि आज न्यूज़ मेकर ऑफ द डे हैं हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके लंदन से हमारे साथ वो जुड़ेंगे कुछ देर में और उनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो रुक कर रहे हैं आज की टॉप स्टोरी का। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप सरकार को भेज दी है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। सरकार ने सोमवार को 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। सरकार ने बताया कि हर टीके की कीमत 200 रुपए है। वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। वैक्सीन की पहली खेप अलग अलग दिल्ली के अलावा 13 राज्यों में भी पहुंचाई जा रही है। 13 राज्यों से 60 जगहों पर इसे भेजा जाएगा, जहां से अलग अलग जगहों पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके बाद 16 जनवरी से टीकाकरण की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद जमील हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं त्रिवेदी ऑफ बायोसाइंस अशोका यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा हमारे साथ यूके से जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में हैं वो इस वक्त। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शाहिद जमील, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा दिन है आज, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन के शुरू होने का और वैक्सीन के अब पहुंचने का, यानी कि अब प्रोसेस जो है हम उसमें आ चुके हैं। वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है अब वो शुरू हो चुकी है। खेप जो है वो अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। सबसे पहले जो सप्लाई चेन है उसे किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? अब जो एयरपोर्ट पहुंची है वहां से ये आगे कैसे बढ़ेगी? किस तरह से ये उन सेंटर्स में पहुंचाई जाएगी और उसके बाद क्या रहेगी आगे की प्रक्रिया? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और जहां तक के सप्लाई चेन का सवाल है वो गवर्नमेंट ने इस बात को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनके पास कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है और ड्राई रन भी हो चुके हैं, जिससे जो भी अड़चने इसमें आनी हैं वो देखी जा चुकी हैं और उसका समाधान होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये जो प्रक्रिया है ये ठीक तरह से चलेगी और जो भी अड़चने आगे आएंगी उनको ठीक से देखने के लिए जो सरकार है वो पूरी तरह तैयार है। तो हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होता है उसमें कुछ तो अड़चने आती हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि उन अड़चनों को हम कैसे हैंडल करते हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब ये बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूके में काफ़ी वक्त हो चुका है अब वैक्सीनेशन शुरू होके, किस तरह से जो शुरुआती दौर था जब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा था, क्योंकि भारत में एक पॉजिटिव चीज़ ये रही है कि कई दफ़ा हम लोगों ने ड्राई रन भी किया है, किस तरह की दिक्कतें वहां पर आई थी और क्या प्रक्रिया का आप लोगों ने पालन किया था? जी अदिति, देखिए 2 महीने से ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब यूके में चल रहा है। 2.6 मिलियन पीपल वैक्सीनेट हो चुके हैं यहाँ पे और जो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस टाइम पे 80 एंड अबव और फ्रंटलाइन वर्कर्स और केयर वर्कर्स की प्रायोरिटी रखी गई थी। और जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा गया, बिकॉज उस टाइम पे आपको याद होगा फाइजर वैक्सीन जो थी वो सिर्फ एक ही वैक्सीन थी यूके में और उसके लिए बहुत लंबा कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए, कोल्ड चेन स्टोरेज और -70 डिग्रीज की स्टोरेज। तो वो सिर्फ स्पेशलिस्ट सेंटर्स में रखी गई थी वैक्सीन उस टाइम पे। हॉस्पिटल्स में 70 हॉस्पिटल्स चूज करे गए थे यूके में जिनके थ्रू वैक्सीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई फ्रंटलाइन सेंटर्स में। ट्रांसपोर्ट होने के बाद सिर्फ 5 दिन में उन वायल्स को यूज करना जरूरी था। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में कम होंगी। स्टोरेज बहुत ईजियर है और डिलीवरी बहुत ईजियर है फ्रंटलाइन एरियाज के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज के लिए इंडिया में। और जो सिस्टम यूज करा गया था यूके में वैक्सीन देने के लिए वो वही सिस्टम था जो हर साल फ्लू वैक्सीन के लिए यूज करा जाता है। तो एक पेपर जो है वो भेजा गया लोगों को मेल से, रॉयल मेल के थ्रू, और उसमें एक बारकोड था। उस बारकोड को लेके पेशेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस में आए,
या फ्रंटलाइन सेंटर में आए, उनका बारकोड स्कैन हुआ और वो जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, जैसे इंडिया में आधार कार्ड नंबर है, उसके हिसाब से जो लोगों को सिलेक्ट करा गया उनकी वैक्सीनेशन करी गई। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था और कोई ज्यादा ऐसे इश्यूज नहीं हुए वैक्सीनेशन में या साइड इफेक्ट्स में भी। जी डॉक्टर वीर पुष्पक, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार ये भी अब बात आने लगी है कि यूके और यूएस में जो प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा स्लो है, उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए 2.6 मिलियन जैसे मैंने कहा यूके में वैक्सीनेट हो चुके हैं, 7 मिलियन लोग यूएस में वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर अबाउट 10 मिलियन पीपल विद इन 1 मंथ। यस, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप रिसोर्सेज देखिए इस टाइम पे यूके यूएस के रिसोर्सेज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं पेशेंट केयर में, काफी केसेस हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, आईसीयू एडमिशंस हैं यूके में, तो जो सारा हेल्थ स्टाफ है स्पेशली डॉक्टर्स नर्सेज, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफी इन्वॉल्व है उस चीज में। लेकिन ऑल्सो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, थोड़ी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है, उन्हें पहले से ही वैक्सीनेटर्स को तैयार करना चाहिए था, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी ताकि वैक्सीन जो है ज्यादा लोगों को दी जाए। आई थिंक अब वो चीज हो रही है, काफी वैक्सीनेटर्स जो हैं, काफी जूनियर नर्सेज जो हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग दी गई है और जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वो एक्सपैंड करे गए हैं, तो काफी लोगों की अब वैक्सीन जो है वो मिल सकती है लोगों को जल्द से इन हाई नंबर्स। जी डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये जो अभी जवाब डॉक्टर वीर पुष्पक लंदन से दे रहे थे, यहाँ पर ये पूछने की वजह मेरी ये थी डॉक्टर सुनीला कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो हो गया है वैक्सीनेशन का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग थी उसमें और जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से जो स्टाफ होता है वो हमेशा ही कम पड़ता है। तो क्या हमारे यहाँ इस तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं? क्योंकि शुरुआत में क्योंकि सिर्फ हेल्थ वर्कर से उतना पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, जब आम लोगों को दिया जाने लगेगा, तो क्या हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ होगा जो ट्रेंड होगा? थैंक यू अदिति जी, यू हैव आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई विल से कि हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल ऑलरेडी तैयार है बिफोर वी वेंट फॉर दिस कोविड-19 वैक्सीन, तो हमने उसके हिसाब से और हमारी हेल्थ मैन पावर ऑलरेडी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगी हुई है और उसमें से हमने आधी मैन पावर को कोविड वैक्सीन के लिए ट्रेन किया है राइट फ्रॉम द बिगनिंग एज आई लिसन्ड and we have trained up till the last point. That means, you know, right from giving them the SMS messages to the beneficiaries to the, you know, how they will be identified, how COVID vaccine will work with the help of a worker. Vaccinators have been again, you know, sensitized. उसके बाद में adverse events को monitor करना, तो ये एक हमारे country में एक बहुत ही massive exercise हुई है जिसमें हमने हर एक स्टेट में हर लेवल पे, हम इवन आज छत्तीसगढ़ की बात भी करें तो हमने वहां पे भी ट्रेनिंग्स करी हैं, असम में भी ट्रेनिंग्स करी हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह हमारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट है और हमने वैक्सीन का डिलीवरी का मैकेनिज्म भी पूरा स्टैंडर्डाइज किया है कि कैसे वो मैन्युफैक्चरर से लेके गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स तक जाएंगी जो कि रीजनल स्टोर्स हैं, वहां से फिर वो स्टेट्स में आएंगी, स्टेट से हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगी और डिस्ट्रिक्ट से वो कोल्ड चेन पॉइंट्स पे जाएंगी। तो हमने इस एक्सरसाइज को, क्योंकि हमारे पास में एक बेनिफिट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जिसके तहत में हम ये पूरा, यू नो, दैट इज ए बिग सपोर्ट टू अस। सो वो हमारा अगर प्रोग्राम हमारा स्टैंडर्डाइज है तो ऑटोमेटिकली हमारे इट्स ओनली अ न्यू वैक्सीन जो कि हम उसके तहत दे रहे हैं और हम इलेक्टोरल मोड में जा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बेसिकली हमारे अभी तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हम कोल्ड चेन पॉइंट्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज को यूज करें क्योंकि वो हेल्थ केयर वर्कर्स वहीं काम करते हैं, परंतु जहाँ पे हम या वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर करने के बाद जब हम पब्लिश होंगे तब हम इलेक्टोरल मोड पे उनको रजिस्टर भी करेंगे और फिर कोविन ऐप को पब्लिक के लिए ओपन भी कर देंगे ताकि वो अपने नाम को रजिस्टर कर सके। और हमने इसको इतना आसान बनाया है कि इवन जिसको कोमॉर्बिडिटीज है, लेस देन 50 है, यानी कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, वो भी कोविन ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। इट्स ए बिग एक्सरसाइज, इट्स ए चैलेंज, बट आई एम श्योर विद ऑल दिस स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि यूआईपी प्रोग्राम तो हम डील कर ही रहे हैं जहाँ पे हम 26 मिलियन बच्चों को हर साल वैक्सीन लगा रहे हैं, वो भी एक नहीं, बच्चे हमारे पास में लगभग 5 बार आते हैं जिसमें हम उनका टीकाकरण करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है एंड जी, और कोल्ड चेन को स्टोर करना भी एक अपने आप में चैलेंज है।
जी जी, आपने काफ़ी डिटेल में समझा दिया किस तरह से सप्लाई चेन काम करने जा रही है और सब कुछ। डॉक्टर शाहिद जमील, यहाँ पर WHO ने ये कहा है कि 2021 तक उम्मीद नहीं है कि हम जो हर्ड इम्यूनिटी है उसे अचीव कर पाएंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे देश में खासकर क्योंकि नया स्ट्रेन भी अभी आया है, उसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मामले नहीं है, लेकिन क्या कहीं वो चिंता का विषय है? देखिए, जो नए वेरिएंट की बात हो रही है, अभी तक कोई इसका सबूत नहीं है कि जो वैक्सीन इस वक्त तैयार हो रही है वो नए वेरिएंट पे काम करेगी या नहीं करेगी। जो भी एविडेंस है उससे लगता है कि काम करेगी। और मेरी जानकारी के हिसाब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इस पे शोध जारी है और मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में वो भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन उसको लेके कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जो भी वैक्सीन तैयार हुई है वो इसके लिए सक्षम है कि अलग अलग वेरिएंट्स पे काम करेगी। और एज अ वायरोलॉजिस्ट इसको लेके मेरे मन में कोई भी आशंका नहीं है कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। और हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जो WHO ने कहा, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर, हर्ड इम्यूनिटी जहां तक भारत में हम देखें और सितंबर के मिडिल से लेके अब तक आपने ही शुरू में बताया कि आज जैसे 12,584 केसेस आए। आपको याद होगा कि सितंबर के मिडिल में हमारे यहाँ करीब 95-96 हज़ार केसेस रोज आ रहे थे और ये आशंका लगी हुई थी कि जो हमारा एक फेस्टिव सीजन था दशहरा से दिवाली के बीच का, उसमें मार्केट्स में भी भीड़ भाड़ होती है, लोग मिलते जुलते भी ज्यादा हैं, उसके बाद हमें शायद कोई स्पाइक मिले। लेकिन हमें कोई बहुत अच्छी स्पाइक नहीं मिली। एक छोटी सी स्पाइक आई लेकिन वो बहुत ही कम थी। तो उससे ऐसा लगता है कि काफी लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ मॉडल्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि तकरीबन 30% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हो चुकी है और कुछ हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज में हो सकता है कि 50% के करीब लोग एक्सपोज हो चुके हों। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ तो और जल्दी ही आ जाएगी। अभी 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा अगले 3 से 4 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारे हालात जो हैं वो काफी सुधर जाएंगे अगले 4-5 महीने में। इतनी हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि लोग ये ना समझें कि अभी हम सारा हमारा जो है पैंडेमिक है वो खत्म हो गया है। जो भी तैयारी थी, जो भी सुरक्षा आपको करनी है मास्क के जरिए, डिस्टेंसिंग के जरिए, वो प्लीज करते वो जारी रखना। आपको वैक्सीन लग जाए तब भी करते रहें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। डॉक्टर सुनीला, एक और बात मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि कब तक आम लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं। और एक बात और लोगों के जहन में जो बार बार आ रही है वो ये है कि अगर गर्मियों का मौसम आ जाता है तो क्या उस वक्त वैक्सीनेशन में किसी तरह का कोई बदलाव या कोई साइड इफेक्ट के होने का ज्यादा खतरा तो नहीं होगा? तो आपने जो सवाल पूछा कि कब तक हम इन लोगों को कवर कर पाएंगे जो कि आम जनता है, जो कि 51 ईयर्स से अबव है और कोमॉर्बिड्स है। मार्च तक मेरा अपना एस्टिमेट है कि हम लोग मार्च एंड तक हम लोग ये फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कवर कर पाएंगे। ये हमारा एस्टिमेट, ये इसको देखते हुए कि हमारे पास में करीबन 29,000 के करीब कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और उन पे अगर हम लें तो करीबन आप देखेंगे 100 इंडिविजुअल्स को हमने करना है, तो उसके हिसाब से हम 3 लाख इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जो कि रोज हमारे कवर हो पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो हम मार्च एंड तक हमारा एस्टिमेट है कि हम इसको कवर कर पाएंगे। और उसके बाद में हम जब जनरल पॉपुलेशन यानी कि इंडिविजुअल्स 50 ईयर्स एंड अबव और कोमॉर्बिडिटीज वाले जो लेस देन 50 के हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट तो ये है कि हमारी वैक्सीन सप्लाई सब कुछ ठीक रहा और हमारी पब्लिक का कोऑपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन है एंड सभी जनता का और पूरी स्टेट्स का हमारा कोऑपरेशन है, तो हम जुलाई एंड तक इसको हम कवर कर लेंगे। तो ये जब हमारे सिस्टम सारे ठीक रहेंगे तो ये मेरा ऑप्टिमल एस्टिमेट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दोबारा से जानना चाहूंगी। आपने गर्मियों में क्या वैक्सीनेशन को लेकर मैं पूछ रही थी मैम। जी, गर्मियों में हम वैक्सीन वैसे भी हम
अंडर यूआईपी प्रोग्राम भी हम चालू रखते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे 12 महीने इम्यूनाइज होते हैं। तो ये वैक्सीन भी हमारे जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये गर्मी में भी काम करेगा। तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। और हमारी कोल्ड चेन मैकेनिज्म बिल्कुल सशक्त है एट कोल्ड चेन पॉइंट्स ऑल्सो एंड एट द वैक्सीनेशन पॉइंट्स ऑल्सो, बिकॉज वहां पे हम वैक्सीन करियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे कि हम 2 to 8 डिग्री तक मेंटेन कर पाएंगे। ये तो क्या मैं कल मितानिन से बात कर रही थी छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी हमने ये पुख्ता इंतजाम किए हैं कि वहां पे कोल्ड चेन हमारी मेंटेन रहे। तो ये एक जरूरी चीज है कि गर्मी में भी हमें ये बिल्कुल हमें संतोष रखना चाहिए और हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि हमारी कोल्ड चेन वर्क करती है, क्योंकि हम 12 महीने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिल्कुल करते हैं। तो यानी कि किसी भी मौसम में वैक्सीनेशन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला गर्ग, डॉक्टर शाहिद जमील और डॉक्टर वीर पुष्पक, आप तीनों का आपने ये अहम जानकारियां हमसे साझा की। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे और ब्रेक के उस पार लेंगे दर्शकों के सवाल और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे जो उनके जवाब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले हमको कोई एलर्जी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? धन्यवाद। 2 वैक्सीन हैं, जो फाइजर की वैक्सीन जो इंडिया में नहीं मौजूद है इस टाइम पे, सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन यूज हो रही है इंडिया में। उसके लिए एलर्जी टेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है। एलर्जी टेस्टिंग जो थी वो फाइजर की वैक्सीन के लिए बोली गई थी, वो टेस्टिंग बोली नहीं गई थी, बस बोला गया था कि अगर आपको बहुत सारी एलर्जीज होती हैं तो उस वैक्सीन को ना लगाया जाए, स्पेशली अगर आप एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन यूज करते हैं अपनी एलर्जीज को ठीक करने के लिए या आपकी हॉस्पिटल एडमिशन हो चुकी हैं। लेकिन वो एक डिफरेंट वैक्सीन के लिए है जो इंडिया में अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ यूएस और यूके में अवेलेबल है। तो इसलिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जहां तक उसका लेना देना है, उसमें कोई जरूरत नहीं है एलर्जीज के बारे में वरी करने की। कोई ऐसे केसेस नहीं आए हैं ट्रायल के वक्त भी जिसमें एलर्जीज जो पेशेंट्स को थी उनसे वो एग्जैजरबेट हुई वैक्सीन के बाद। तो आई थिंक ये बहुत सेफ वैक्सीन है इन टर्म्स ऑफ एलर्जीज। जी, ये सुनकर यहाँ पर तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि साइड इफेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा डर है, एलर्जीज को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं डर है लोगों के भीतर। अगला सवाल देहरादून से पूछेंगे पार्थिव। मेरा नाम पार्थिव ईश्वर है और मैं डून ब्लॉसम में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बंद कमरे में मास्क पहनना क्यों जरूरी है जब सभी लोग आपकी जान पहचान के हैं? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखिए बंद कमरे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपकी बंद कमरे में जो है एयर फ्लो एकदम जीरो होती है, ज्यादा एयर फ्लो नहीं होती है जैसे आपको बाहर मिलती है। और जो आपके जान पहचान लोग हैं वो भी उनको भी वायरस हो सकता है उनके अंदर। तो कोई तरीका नहीं है ऐसे देखने का कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं वो लोग, आपके मदर फादर और ब्रदर्स सिस्टर्स, तो जरूरी नहीं कि उनको वायरस नहीं है। वायरस जो है वो कई 14 दिन तक, ऑलमोस्ट 14 दिन तक बिना किसी सिम्टम के आपकी बॉडी में रह सकता है। इसीलिए सारी दुनिया में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 14 डेज के लिए बनाई जाती हैं कि 14 डेज जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बंद कमरे में स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको आप नहीं जानते हो मास्क पहनना जरूरी है। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंद कमरे में हो जिसमें कई लोग हैं और आप उनको जानते भी हो तब भी मास्क पहनना बेनिफिशियल होगा। बट बेसिक रूल्स जो हैं, हैंड हाइजीन, मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बंद कमरे में या बाहर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीर पुष्पक, आप लंदन से जुड़े और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं दर्शक इस बात का ध्यान रखेंगे कि चाहे वैक्सीन लगा हो चाहे वैक्सीन नहीं लगा हो, जो कोविड बिहेवियर है उसका हमें पालन करना ही होगा। हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और थोड़े थोड़े अंतराल में हमें अपने हाथ धोते रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथों के जरिए ये इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।